चलिए, तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4A तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस वाले चैप्टर में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 16, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। तो जो भी 10A सेक्शन है सिविल राइट्स एक्ट 1955, एक्ट नंबर 22 ऑफ 1955 का, उसकी प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होगी किसी भी कलेक्टिव फाइन को इम्पोज करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, और जो भी इससे कनेक्टेड मैटर्स हैं उससे रिलेटेड। फिर सेक्शन 17 बोलता है प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन बाय लॉ और एनी अदर मशीनरी। तो इसमें अगर डीएम है, एसडीएम है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, या कोई भी पुलिस ऑफिसर है जिनका रैंक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं है, और उनको लगता है कि कोई भी जो इंक्वायरी है कि किसी भी पर्सन की जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन जो भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का नहीं है, और जो भी उस जगह पे रिसाइड कर रहा है उनकी जुरिडिक्शन के अंदर, वो कोई भी ऑफेंस करने वाला है या थ्रेटन कर रहा है, मतलब धमकी दे रहा है, और उनके ओपिनियन में है कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, मतलब कि हम उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं, टू डिक्लेयर सच एरिया टू बी एरिया प्रोन टू एट्रोसिटीज। मतलब यहाँ पे ये वाले ऑफेंसेस को वो डिक्लेयर कर देंगे कि ये एरिया उससे रिलेटेड वैसा ऑफेंसेस वाला एरिया हो गया है, एंड टेक नेसेसरी एक्शन फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, एंड मे टेक प्रिवेंटिव एक्शन। और इससे रिलेटेड सारे एक्शन, मतलब जैसे वो गुड बिहेवियर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, कोई भी ट्रैंक्विलिटी के ऑर्डर्स के लिए, तो वो प्रिवेंटिव एक्शन ले पाएंगे। और जो चैप्टर 8, 10 और 11 चैप्टर ऑफ सीआरपीसी है, उसके सबसेक्शन 1 में यहाँ पे जो सबसेक्शन 1 दिया हुआ है उसमें यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, अगर ये भी कोई भी ऑर्डर इससे ऐसे पास होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में करके वन और मोर स्कीम को बना सकती है इन अ मैनर ऑफर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। और किसी भी तरीके की स्कीम और स्कीम्स को वो रीस्टोर कर सकते हैं फॉर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में स्कीम्स बनाएगी और बताएगी कि कौन कौन से अप्रोप्रिएट इसमें एक्शन लिए जा सकते हैं, जिससे फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग द मेंबर्स, मतलब जिससे इनकी फीलिंग्स जो है सिक्योरिटी और सिक्योरिटी और उनके बेटरमेंट प्रिवेंट रहें, मतलब प्रिवेंशन और सिक्योरिटी फील कर सके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स। अब 18 सेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हमेशा आप याद रखिए कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि एक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट ये पूरा सेक्शन है, क्योंकि ये इस सेक्शन की क्वालिटी है कि सेक्शन 438 ऑफ द कोड, मतलब सीआरपीसी का, फॉर एनी पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब जो इसमें कैसा रहता है कि कोई भी जो सेक्शन है 438 ऑफ सीआरपीसी, मतलब सीआरपीसी का 438 सेक्शन जो कि डील करता है एंटीसिपेटरी बेल से, तो एंटीसिपेटरी बेल इस वाले सेक्शन में नहीं, इस वाले एक्ट में नहीं दी जाती। तो पहले मैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सीआरपीसी में जो दिया हुआ है कि क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल, मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब एंटीसिपेटरी बेल तब ली जाती है कि जब किसी को एप्रीहेंशन हो, मतलब उसको एक डर हो कि किसी भी कोई भी आदमी जो है, कोई भी है जो मुझे किसी भी नॉन अवेलेबल ऑफेंस में फंसा सकता है और जिससे मेरा अरेस्ट हो सकता है, तो वो आदमी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। तो मैं पहले आपको सीआरपीसी का 438 सेक्शन बता देता हूँ। 438 का कहता है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। So where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a known bailable offence, he may apply to High Court or Court of Session for the direction under the section that in the event of such arrest he shall be released on bail, and the court may taking into consideration, तो वो उसको दे सकती है। मतलब ये अगर किसी को एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से आके एंटीसिपेटरी बेल मांगता है, इसको बोलते हैं अग्रिम जमानत, जिसमें वो अगर उसको एप्रीहेंशन है कि कोई भी उसको अगर नॉन अवेलेबल ऑफेंस में फंसा सकता है, तो वो एक बेल मांग सकता है। पर इस वाले सेक्शन में यहाँ स्पेसिफिक मतलब दिया हुआ है कि यहाँ पे ये वाली बेल नहीं मिलेगी। नथिंग इन सेक्शन 438 ऑफ द कोड shall apply in relation to any case involving the arrest of any person or any accusation of having committed offence under this act।
तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिए कि नो एंटीसिपेटरी बेल इस वाले एक्ट में नहीं मिलती है। तो आपको एंटीसिपेटरी बेल इस वाले एक्ट में नहीं दी जाती है, अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है सेक्स से रिलेटेड या किसी भी तरीके का आपके ऊपर एक्यूज़ेशन लगा। फिर 18A, अब 18A सेक्शन है, मतलब ये ए सेक्शन है, मतलब ये बाद में कभी ऐड किया हुआ है, तो उसका अपन को देखना पड़ेगा कि ये सेक्शन कब ऐड हुआ। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जो भी बाद में ऐड किए हुए सेक्शन रहते हैं, उनके ऊपर एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि ये वाला सेक्शन कब ऐड किया गया है। तो ये वाला बाय एक्ट ऑफ 27 ऑफ 2018, तो ये आया है 28 2018 से, मतलब 20 अगस्त 2018 से। तो 18A सेक्शन बोलता है क्या है, नो इंक्वायरी और अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट एनी पर्सन। तो अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई कह रहा है कि एफआईआर लिखिए, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना इस वाले एक्ट में जरूरी नहीं होगा, डायरेक्टली कोई एक्शन ले सकते हैं। एंड नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फॉर अरेस्ट इफ नेसेसरी फॉर एनी पर्सन, किसी भी अरेस्ट, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इस वाले एक्ट में जरूरी नहीं है कि कोई भी तरीके का पहले अप्रूवल लिया जाए अगेंस्ट एनी एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर। और सीआरपीसी का कोई भी प्रोसीजर अदर देन प्रोवाइडेड अंडर दिस कोड शैल अप्लाई, मतलब कोई भी सीआरपीसी का प्रोविजन अगर इस एक्ट में नहीं दिया तो वो इस चीज से रिलेटेड वो अरेस्ट वगैरह की जो प्रोविजन है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 of the code shall not apply is case under this act, notwithstanding any judgment, order, discretion of order or any direction of any court। तो कोई भी तरीके की से इस वाले में 438 सेक्शन में बेल नहीं मिलेगी। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि 438 एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पे नहीं दी जाती है अगर कोई भी ऑफेंस इस एक्ट में हुआ है तो। अब सेक्शन 360 ऑफ द सीआरपीसी, मतलब कोड लिखा है तो कोड मतलब सीआरपीसी है, प्रोविजन ऑफ प्रोवेंडर्स ऑफ ऑफेंडर्स शैल नॉट अप्लाई फॉर अ पर्सन गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, under the act, to the provision of section 360 of CRPC or provision of Offenders Act 1958, इस वाले एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता। शाल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो 18 ईयर्स से एज से बड़ा हुआ बड़ा है तो इसमें आप याद रखिए कि अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है, हु हैज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग ऑफेंस कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जिसने भी इस एक्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है। अब एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, save as otherwise provided in this act, the provisions of this act shall not affect, shall have effect notwithstanding ending anything inconsistent any therewith contained in any other law for the timing in force or any custom usage instrument having effect by virtue of such law। तो ये वाला जो एक्ट है ये सारे एक्ट के ऊपर ओवरराइड करेगा, मतलब कोई भी अगर लॉ है इससे रिलेटेड कुछ भी है और उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी इनकंसिस्टेंट है, तो ये वाला एक्ट उस सारे एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सब ट्रायल वगैरह होगा या कुछ भी होगा। तो वो वाले अगर कोई स्पेशल लॉज हैं तो उनके ऊपर ये एक्ट ओवरराइड करेगा। जनरल सी बात ये है इसमें। अब ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, तो सेक्शन 21 में गवर्नमेंट के ऊपर एक ड्यूटी है कि इस एक्ट को वो देखें कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो सेट तो सही तरीके से नहीं हो रहा, तो सब्जेक्ट टू रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, द स्टेट गवर्नमेंट को सारे मेजर्स रखना पड़ेंगे नेसेसरी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, जितने भी जरूरी है एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को सारे देखना, मतलब कंप्लाई करना पड़ेगी। In particular, without prejudice in the general provisions of the such measures may include। सबसे ज्यादा कौन कौन से प्रोविजन इसमें जो जनरली फॉलो करे जाएंगे फॉरगोइंग प्रोविजंस के लिए, तो सबसे पहले एजुकेट फैसिलिटी देना पड़ेगी लीगल एड की जो पर्सन जिनके साथ ये भी एट्रोसिटीज हुई हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देना पड़ेंगे विटनेसेस को, विक्टिम को ड्यूरिंग ट्रायल जितने भी कुछ उनके साथ हुआ है। फिर प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ एट्रोसिटीज, तो एट्रोसिटीज के जितने भी विक्टिम्स हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उनको उससे रिलेटेड सारे इकोनॉमिक और रिहैबिलिटेशन वाले सारे प्रोविजंस होंगे।
फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी फॉर इनिशिएटिंग एनी एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो कोई भी अगर इस एक्ट का प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है, तो उसके लिए इनिशिएटिंग एक्सरसाइजिंग, मतलब कैसे आप ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा कि वो चेक करेंगे कि इस वाले एक्ट का कोई कंट्रवेंशन तो नहीं हो रहा, मतलब एक्ट फॉलो अप ना हो रहा हो सही तरीके से। और फिर कमिटीज का सेटअप करेंगे, सेटिंग अप कमिटीज अप्रोप्रिएट फॉर लेवल्स एट द स्टेट गवर्नमेंट इन थिंग्स इट, कि जो भी गवर्नमेंट के लिए असिस्ट करने के लिए या फिर पॉलिसी बनाने के लिए जो कुछ भी गवर्नमेंट को जरूरी है, तो वो एक अपनी कमिटी बना देगा। तो फिर एक पीरियडिक सर्वे होगा कि ये प्रोविजंस से एक्टिव वर्क कर रहे हैं और उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी है, इसके मेजर्स को सजेस्ट करेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज वेयर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लाइकली टू सब्जेक्ट टू एट्रोसिटीज, तो इन वाले सारे जो एरियाज हैं उन सब में कुछ भी एट्रोसिटीज तो नहीं हो रही, इसका आइडेंटिफिकेशन भी करेगी गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नेसेसरी स्टेप बना सकती है कोऑर्डिनेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। तो मतलब लोगों को, दोनों गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट में एवरी ईयर प्लेस on the table of each house of a parliament a report of measures taken by itself or by the state government pursuant the provisions of this act। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एक ईयर में जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा, उनके पास ये कि कौन कौन क्या क्या मेजर्स उन्होंने इस वाले एक्ट के लिए बना रखे हैं, एंड बाय स्टेट गवर्नमेंट पर्सन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास उनको अपने मेजर्स रखना पड़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने मेजर्स बनाए हैं इस वाले एक्ट को फॉलो करने के लिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो नो प्रोसिक्यूशन, no suit, prosecution, or any legal proceeding shall apply to any state, sorry, any against any central government or against any state government officer or authority of government, any person for anything good faith done intended to be done under this act। तो इस एक्ट में अगर किसी भी तरीके का कुछ भी अगर गुड फेथ में कोई भी ऑफिसर या गवर्नमेंट का पब्लिक सर्वेंट है, मतलब कोई भी आदमी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी का ऑफिसर है और अदर पर्सन है, अगर उसने कुछ भी गुड फेथ में किया इस एक्ट के फॉलो अप के लिए, तो उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन या सूट नहीं होगा। फिर हम आ गए लास्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन है अपना 23। तो पावर टू मेक रूल, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के लिए कोई भी ऑफिशियल गैजेट में कोई भी रूल्स बना सकती है, और जो भी रूल वो बनाएंगे वो उनको जैसे ही बन जाते हैं दोनों हाउस को पार्लियामेंट के पास रखेंगे, और जब भी टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज तक, और दोनों सेशन में सक्सेसिव सेशन, एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द नेक्स्ट सक्सेसिव सेशन अफोर्डेड, मतलब अगर एक सेशन खत्म हो गया तो सक्सेसिव सेशन पे रखेंगे। और बोथ हाउस अग्री इन एनी मॉडिफिकेशन रूल्स, और बोथ द हाउस अग्री इन द रूल नॉट टू बी मेड शैल बी thereafter affect only such modification such form and no effect में as the case may be। तो कैसा रहता है कि अगर जब भी कोई हाउस है, तो दोनों हाउस जिस तरीके से जिस मॉडिफिकेशन के साथ जैसे एग्री करते हैं या फिर बोलते हैं कि नहीं पास होना चाहिए, तो दोनों हाउस की जो सहमति से जैसा बनता है वैसा वो फॉलो अप होता है। और however that any such modification or amendment shall without prejudice the validity of anything previously done under this rule, मतलब अगर पहले कुछ चीज थी और वो बाद में उन्होंने कुछ मॉडिफाई की, तो वो उस चीज को जो पहले एक्ट से मॉडिफिकेशन से पहले कुछ चीज चल रही थी, तो उन चीज को वो अफेक्ट नहीं करेगा, वैलिडिटी को खराब नहीं करेगा, जो प्रोविजन पुराने हैं। अब इसमें एक शेड्यूल दिया हुआ है। अब उसमें शेड्यूल के लिए सेक्शन 2 के वी ए के लिए दिया है, मतलब सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 वी ए के लिए जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो ये एक शेड्यूल अलग से दिया हुआ है। तो अब शेड्यूल को एक बार हम, मतलब शेड्यूल को हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे कभी कोई एग्जाम में कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाए, तो फिर ये नहीं हो कि हमने शेड्यूल नहीं पढ़ा था तो शायद, और जो भी ऑफेंसेस है वो आईपीसी में भी है, तो आईपीसी के भी कुछ सेक्शन हमें को इससे याद हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन इसमें स्पेसिफिकली दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है 128 ए। 128 में ए में क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
120 बी में है पनिशमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। 144 141 बताता है अनलॉफुल असेंबली। 142 में बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। 143 में पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली। 144 में है ज्वाइनिंग ऑफ अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन्स। 145 में है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली। नोइंग मतलब अपन को जानते हुए भी कि हम उस असेंबली में फिर भी पार्टिसिपेट किया हुआ है कि उसको कमांड दी गई है डिस्पर्स होने की। 146 है राइटिंग। 147 में उसकी पनिशमेंट है। 148 में है राइटिंग विद आर्म विद डेडली वेपन्स। फिर है 217 217 में पब्लिक सर्वेंट डिसॉल्विंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ विद एन इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और फॉरफीचर। तो पब्लिक सर्वेंट जानबूझ के किसी भी डायरेक्शन ऑफ लॉ को अवॉइड कर रहा है किसी पर्सन को पनिशमेंट से बचाने के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी का फॉरफीचर होने से बचाने के लिए। 319 में हर्ट। 320 में है ग्रीवियस हर्ट। 323 में पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। 324 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। फिर 325 में है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 325 में। 326 बी है वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। और 332 है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। 341 है पनिशमेंट फॉर wrongful arrestant। 354 assault or criminal force to any woman with an intent to outrage her modesty। 354 ए में दिया हुआ है सेक्सुअल हेरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हेरासमेंट। 354 बी में असॉल्ट यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद एन इंटेंट टू डिस्टर्ब। 354 सी है वॉयरिज्म। 354 डी है स्टॉकिंग। 359 किडनैपिंग। 363 है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। 365 है किडनैपिंग और एबडक्शन विद एन इंटेंट टू सीक्रेटली एंड willfully confine person। 376 बी है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड टू हिज ओन वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। 376 सी है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। 447 है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। 506 है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और 509 है वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो आज हमने अपना पूरा ये एससी एसटी एक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आप कमेंट करिएगा कि आपको कौन से एक्ट पढ़ना है। मेरा टारगेट है एमपी एडीपीओ, तो मैं एमपी एडीपीओ में जितने भी एक्ट है 28 या 29 एक्ट है, तो मैं एक एक एक्ट को धीरे धीरे कवर करने का सोच रहा हूँ। तो आगे जो भी एक्ट होगा मैं आपको बताऊंगा अगले में और अगले वीडियो में, और आप देखिएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्ट पढ़ना है जो कि एमपी एडीपीओ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं।